हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई के स्टडीज़। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फंक्शन क्या होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है। देखिए क्या होता है कि मोस्ट कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं स्टेट के बारे में, कि कैसे स्टेट काम करता है, कैसे बनता है, क्या क्या कानून होने चाहिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री के बारे में पूछते हैं तो जनरली हम एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अगर हम कहीं दूसरी कंट्रीज़ में देखें, एग्जाम्पल के तौर पर हम यूनाइटेड किंगडम यूके को देखें उदाहरण के तौर पर, तो वहाँ एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जहाँ अलग अलग प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हैं और उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो एक सीरीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको कलेक्टिवली वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन से फंक्शन? जो कल क्लास में मैंने 4 फंक्शन बताए थे। क्या फंक्शन है वो? पहला फंक्शन कि सेट ऑफ बेसिक नॉर्म्स प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, सोसाइटी के मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन बनता है। सेकंड क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर को स्पेसिफाई करता है कि किस पर कानून बनाने की पावर है, गवर्नमेंट कैसे बनती है। और तीसरा, यदि गवर्नमेंट बन गई तो उस पर लिमिटेशन लगनी ज़रूरी है, अनलिमिटेड पावर नहीं देनी लॉज बनाने के लिए। फोर्थ फंक्शन क्या है कि एस्पिरेशन और गोल्स ऑफ सोसाइटी को गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, कि लोगों के जो एस्पिरेशन है, जो गोल्स हैं सोसाइटी हैं, उस पर आपका इनेबलिंग प्रोविज़न होना चाहिए। ये चौथा फंक्शन था। तो इन 4 फंक्शनों से मिलकर ही क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन, दीज 4 फंक्शन, ठीक है जी। बट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं वर्ल्ड में जो पेपर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है और इसको इफेक्टिव क्या बनाता है, लोगों की ज़िंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ है अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई मोड ऑफ प्रोमुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कहते हैं कि ऐलान कैसे हुआ, है ना, घोषणा कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू बींग, हु क्राफ्टेड एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, किसने बनाया, कैसे क्राफ्ट हुआ, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया? जब पॉपुलर नेशनल मूवमेंट हुए, बहुत लोगों की जाने गई, है ना। हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न इंडिया में पूरा, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम बढ़े। तो लोगों को पॉपुलर नेशनल मूवमेंट हुए इन कंट्रीज़ में, जब जाके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को प्राप्त किया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब से कब तक बैठी? दिसंबर 1946 से 1949। एंड इट ड्रू अपॉन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट चले, वहाँ से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी रेफरेंडम को सब्जेक्ट नहीं करता, बट ये पब्लिक अथॉरिटी को कैरी करता है, क्योंकि इसके पास कंसेंसस है और बैकिंग है लीडर्स की जो खुद ही पॉपुलर थे, ठीक है। सेकंड है कि भाई सब्सटैंटिव प्रोविज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। जितना ज़्यादा फ्रीडम और इक्वालिटी की बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशन अपने मेंबर्स के लिए, वो उतना ही सक्सीड
होगा। सिंपल सी बात यही है सब्सटैंटिव प्रोविज़न। समझ रहे आप मेरी बात? हाँ जी। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टली ये फ्रैगमेंट करता है पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि मैं पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांटूंगा हॉरिजॉन्टली, कि लेजिस्लेटिव का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है और इवन जो इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी, उनका भी अलग काम है। तो सबको पावर इन्होंने बांट दी और इसीलिए कहा गया कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यहाँ बैलेंस है। और ये इंश्योर कर दिया कि यदि एक इंस्टीट्यूशन चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना तो दूसरा उसको चेक कर सके उसके ट्रांसग्रेशन को। जब भी तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। यदि एक लेजिस्लेटिव कुछ गड़बड़ करता है तो उसको एग्जीक्यूटिव देख सकता है, एग्जीक्यूटिव गड़बड़ करता है तो जुडिशरी देख सकती है। ये सारी फंक्शन क्या है, चेक और बैलेंसेस का है, तो इसलिए बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है। ठीक है। नाउ सेकंड नेक्स्ट फंक्शन इज कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। आई एम फास्ट बट इस चैप्टर को आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ इस चैप्टर की कि क्या क्या इस चैप्टर में है, कैसे कैसे पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बना। ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी अनडिवाइडेड इंडिया के लिए और उसकी पहली सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बना, अनडिवाइडेड इंडिया में इलेक्ट हुई और पहली सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। बाद में ये रीअसेंबल्ड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इंडिया डिवाइड हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, तो 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को अगेन ये रीअसेंबल्ड हुई और यहाँ पे मेंबर जो इलेक्ट हो रहे थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से हो रहे थे बाय मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी। वहाँ से ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था। और कॉन्स्टिट्यूशन बना किससे? प्लान प्रपोज हुआ ब्रिटिश कैबिनेट की कमेटी से, जिसको हमारे द्वारा कहा गया कि कैबिनेट मिशन है। तो कैबिनेट मिशन में क्या था कि हर एक प्रोविंस, जो हर एक प्रांत था और हर एक जो प्रिंसली स्टेट थे या ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे, उनको सीट्स दी गई उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। और पॉपुलेशन रेशियो बटा कैसे था? वह एक सीट 10 लाख लोगों पर बटी हुई थी। तो जो प्रोविंसेस थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर आ रहे थे, उसने 292 मेंबर यानी 292 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए गए और वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इलेक्शंस के चैप्टर में। सेकंड, प्रिंसली स्टेट मिनिमम 93 मेंबर्स अलॉट हुए जो कंसल्टेशन के द्वारा डिटरमाइंड हुए। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन तीन के बीच में, मुस्लिम, सिख्स और जनरल के बीच में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिशन के द्वारा बना। नेक्स्ट है भाई कि कंपोजिशन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो 3 जून 1947 का पार्टीशन प्लान, 3 जून 1947 का पार्टीशन प्लान, वो मेंबर जो इलेक्ट हुए थे फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान सीज टू बी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आ रहे थे और वो मेंबर इलेक्ट हुए थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीज कर दिए गए और 3 जून 1947 का ये पार्टीशन प्लान था। नंबर असेंबली में रिड्यूस हो गए 299, जिनमें 284 जो वहाँ प्रेजेंट थे, यानी 299 में नंबर असेंबली की सीट रिड्यूस हो गई 299 में, जिसमें 284 एक्चुअल डेट 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को वहाँ सारे थे 284 मेंबर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली पास किया, तो ऐसे पास हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है भाई द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का मेरा कहने का यहाँ सिर्फ इतना सा मतलब है कि बहुत सारी कमेटी बनी, बहुत सारी क्लॉजेज 1 बाय 1 डिस्कस हुई, डिबेट्स हुई और
डिबेट्स का रीज़न जो था, ट्रिब्यूट दिया गया पब्लिक रीज़न को एट बेस्ट, कि लोगों की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए डेलिब्रेशन की बात की गई। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, विदाउट डिबेट अगर कोई पास टॉपिक था तो सिर्फ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज टॉपिक था, यानी वोट देने का अधिकार था। सो बहुत सारी कमेटी बनी, हर एक क्लोज पर डिबेट हुई, मतलब बहुत अच्छी अच्छी डिबेट्स हुई, जब जाके कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हुआ। और सेकंड, हमें जो प्रेरणा मिली वो मिली इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। लॉन्ग स्ट्रगल था हमारा फ्रीडम पाने के लिए, है ना, और उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी था जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, और जिस पर ही क्या बेस है, हमारा प्रीएम्बल बेस है, जिस पर हमारा प्रीएम्बल बेस्ड है। तो मेजर पॉइंट्स मैं आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बता देता हूँ। मेजर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के यही थे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक होगा, इंडिया यूनियन होगा ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ का, इंडियन स्टेट का और दूसरे पार्ट्स का आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया, और इंडियन स्टेट एज आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द यूनियन। टेरिटरीज फॉर्म जो हो रही हैं, यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट और एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सभी पावर, सभी अथॉरिटी सोवरन रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगे इंडिया में, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लो फ्रॉम द पीपल। तो ये सारे पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आप पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट था, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तीसरा फैक्टर कि बैलेंस अरेंजमेंट करना इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक और वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का ये देखें सोचें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। फेडरल अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट की। सो मेकर्स ने एक्सपेरिमेंट लिए दूसरे कंट्रीज से, तो दूसरी कंट्रीज़ के जो भी अच्छे एक्सपीरियंस है दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अडॉप्ट किए गए, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि one likes to ask whether there can be anything new in constitution framed at this hour in the history of the world. The only new things, if there can be any, in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the fault and accommodate it to the needs of the country. ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते। नेक्स्ट क्या था, और नेक्स्ट क्या है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्री से कहाँ से बोरो की है। तो जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिया, FPTP, इसकी बात करेंगे हम आगे चैप्टर में। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने रूल ऑफ लॉ का आइडिया लिया, हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल लिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात करी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP ली, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल लिए, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है और आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स की बात की। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का चार्टर लिया, जुडिशल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हमने बात की। तो ये था चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करा, कैसे बना इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस फंक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने बताई आपको। तो ये था ये चैप्टर, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मैं बहुत जल्दी मैंने इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको एक जनरल आइडिया पता चले, क्योंकि जब तक आप बुक का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। तो बुक का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने जो इस वीडियो में देखा सुना वो मुझे समझ आ रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।